एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। चैप्टर नंबर 1 तो पढ़ लिया था, अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के पीछे जो एक पोएम दी गई है उसको। तो उसका नाम है अ फोटोग्राफ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यार, बहुत ही प्यारी सी पोएम है, ठीक है, काफ़ी सेंटिमेंटल है। और अगर बेसिकली कहा जाए तो जिस इंसान ने लिखी है ये ना एक ट्रिब्यूट दी जा रही है एक मदर को, ठीक है। तो इस फोटोग्राफ के अंदर बात हो रही है कैसे कुछ जो चीज़ें होती है ना वो बेशक लोगों के लिए इतनी वैल्यू ना होल्ड करती हों या फिर वो उनके लिए जस्ट एक नॉर्मल ऐसे जस्ट अनदर थिंग हो, लेकिन हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें जो शायद दूसरों के लिए इतनी वैल्यूएबल नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करती हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, ठीक है। तो हम ऐसे ही चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक फोटोग्राफ जो है, वैसे तो हमारे लिए वो क्या है, कागज़ का टुकड़ा, लेकिन वो कागज़ का टुकड़ा किसी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा हमारी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। ऐसे शायद तुम्हारे पास भी कोई ना कोई लाइफ में ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसी चीज़ जो शायद आपका बचपन के किसी आपके बेस्ट फ्रेंड ने दी हो, है ना, जब वो दूर जा रहा हो आपसे। हमारे साथ होता है, हम लोग अपने जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे फ्रेंड्स थोड़े थोड़े हम लोग लूज़ कर जाते हैं, बट वो लोग हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे करके जाते हैं ना, टू रिमेंबर कि भाई ठीक है यार, मैंने देख तेरे लिए ब्रेसलेट बनवाया है, इसे पहनना, इसको याद रखना, मैं बेशक दूसरी सिटी में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो जब भी वो ब्रेसलेट देखो या जब भी उस चीज़ को देखो तो याद आ जाता है वो टाइम वापस से। या फिर कोई ऐसा गाना हो जो आपको बहुत ही नॉस्टैल्जिक फील करवाता हो कि जब भी आप उस गाने को सुनो तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम की याद आ जाए कि हाँ यार, जब भी मैं इस गाने को सुनता हूँ ना तो मुझे वो वाले दिन याद आ जाते हैं। या फिर कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस हो कि यार ये परफ्यूम तो मैं छठी क्लास में लगाता था, तो ये वाली परफ्यूम की जब भी मैं स्मेल आती है तो मेरे को एकदम से वो वाले दिन याद आ जाते हैं। तो कुछ ना हमारी लाइफ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वापस से पीछे पास्ट में ले जाती हैं, और कई बारी हैप्पी मेमोरीज आ जाती हैं तो कई बारी कुछ ऐसी मेमोरीज याद आ जाती हैं जो कि हमें थोड़ा सा उदास बना देती हैं। ऐसी ही एक चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो है अ फोटोग्राफ। अब ये फोटोग्राफ जो है, ये क्या फोटोग्राफ है और ये इतनी ज़्यादा क्या सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं वो हम चैप्टर के अंदर जानेंगे। लेकिन जो सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, किसके साथ जुड़े हैं, वो है ये शर्ली टोल्सन। शर्ली टोल्सन बताती हैं कि कैसे एक फोटोग्राफ के साथ इनका और इनकी मदर का बहुत ही ज़्यादा लगाव था, और जब ये अपनी मम्मी को खो भी देती है ना तो वो फोटोग्राफ इनके साथ रह जाती है एक याद बन करके, जिसको देख करके ना ये उदास हो जाती हैं और अपनी मम्मी को और भी ज़्यादा याद करने लग जाती है। सो यहाँ पर शर्ली टोल्सन पूरा का पूरा ये पोम जो है लिख रही हैं एज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। तो ज़रा इनके बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको ये नाम याद हो। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी। आंसर लिखते वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से आप आंसर जो है लिख पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे। नाम की स्पेलिंग गलत मत कर देना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे सीधा नंबर कट जाते हैं। सो शर्ली टोल्सन का पूरा नाम है कैथलीन शर्ली टोल्सन वॉज एन इंग्लिश was an English writer, poet, journalist and local politician। ये इंग्लिश राइटर हैं जिन्होंने काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, पोएट हैं और साथ ही साथ जर्नलिस्ट हैं और लोकल पॉलिटिशियन भी हैं। टोल्सन अटेंडेड प्रायर्स फील्ड स्कूल, यहाँ पर ये गई थी, पढ़ी थी, और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्होंने ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विसेज में भी काम किया था। अब इतना सब कुछ नॉलेज जो है वो तो मैं आपको बता रही हूँ कि इनका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन आपको याद रखना है केवल ये नाम आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आंसर में जैसे मैंने बताया मदद मिलेगी। अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इसके पीछे का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये चैप्टर लिखा गया है किस बेसिस पर। तो सेंट्रल आइडिया जो है इस चैप्टर का, इस पोम का, वो ये है कि शर्ली टोल्सन बेसिकली अपनी मम्मी को, जिनको ये अब खो चुकी हैं, उनको एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिब्यूट देना चाहती थी। तो दिस चैप्टर इज बेसिकली अ लविंग ट्रिब्यूट टू हर मदर। शर्ली टोल्सन यहाँ पर अपनी मम्मी को एक ट्रिब्यूट दे रही है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारे तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये पोएम जो है ये 3 तरीके से बटी हुई है, ठीक है। सबसे इसमें 3 स्टैंजाज हैं, स्टैंजा नंबर 1, स्टैंजा नंबर 2 एंड स्टैंजा नंबर 3। अब स्टैंजा नंबर 1 में ये बात करते हैं फोटोग्राफ के बारे में, ठीक है। यहाँ पे बात होती है फोटोग्राफ के बारे में कि क्या फोटोग्राफ है, किस फोटोग्राफ को देख करके इनको इतनी मेमोरीज याद आ जाती हैं, है ना, और इतनी यादें इनकी किस चीज़ के साथ जुड़ी हैं। तो वो फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रही है कि कैसी है वो दिखने में, उस फोटो में क्या क्या है। फिर जो ये आपका सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा के अंदर वो बता रही हैं कि उनकी मम्मी के बारे में, कि उनकी मम्मी का किस प्रकार लगाव था उस फोटोग्राफ के साथ और उनको कैसे ये फोटोग्राफ जो है उनके पास्ट में ले जाती थी। और थर्ड पैराग्राफ में वो अपनी फीलिंग्स बता रही हैं उस फोटोग्राफ को लेकर के, ऑथर अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रही हैं, शर्ली टोल्सन, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो है पूरी पोएम बटी हुई है।
अब इस पोएम के अंदर 12 साल का भी एक कुछ फंडा है। तो यहाँ पर ना वो बताती हैं कि यहाँ पे जो बीच में लड़की खड़ी है ना, ये 12 साल की है, ये 12 ईयर्स ओल्ड है, ये 12 साल की है लड़की, और ये सबसे बड़ी है। इनके बाजू में इनकी कजन्स हैं, एक का नाम है बेटी, एक का नाम है डॉली, और ये तीनों लड़कियां, सबसे बड़ी कौन है, हमारे ऑथर की मम्मा। तो ये तीनों लड़कियां जो हैं ये बीच पर गई हैं, हॉलीडे छुट्टियों में बीच पर गई हैं, ऐसी खेल कूद करने, है ना, मजे करने। पैडलिंग बेसिकली कहा गया है, पैडलिंग का मतलब होता है पानी में छप छप करना, इधर उधर खेलना कूदना। तो ये लोग बीच पर गए हैं। अब वहां पे ये फोटो खींची गई है, इनके अंकल ने ये फोटो क्लिक करी थी। ये बता रहे हैं, और बाद में ना आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसे अब जितने साल ये लड़की थी इस फोटो में, उतने ही साल हमारी ऑथर की मम्मी को मरे हुए हो गए हैं। तो लड़की 12 साल की थी, पहले वो ये बताती हैं, फिर लास्ट में वो बताती हैं कि 12 साल ही उनकी मम्मी को मरे हुए भी हो गए हैं अब, और ये जो है ये उनकी मम्मी ही है फोटो में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो देखो, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face. My mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हैं वो इस फोटोग्राफ को, कि फोटोग्राफ से हमें पता चलता है कि वो क्या था, कैसा था, और एक कार्डबोर्ड से पता चल रहा है। आजकल के ज़माने में तो हम लोग के पास जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो बेसिकली या तो प्लास्टिक की होती है, तो ग्लास की होती हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कार्डबोर्ड के पीस में ना, ये जो गोल्डन सा ब्राउनिश मेटेलिक कलर का आपको दिख रहा है, शाइन आ रही है, ये कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड के अंदर फोटो लगी हुई है। तो वो बोल रही हैं कि उस कार्डबोर्ड को देख करके आपको पता चलेगा कि कैसा था, कि वो फोटो कैसी थी, वो टाइम कैसा था, जब दो कजन्स कहाँ पे गई थी, पैडलिंग करने गई थी। पैडलिंग, जैसे कि मैंने बताया कि पैडलिंग का मतलब है समुद्र के पास जहाँ पानी कम होता है ना, वहाँ पे छप छप करके खेलना। तो ये बच्चे थे, और यहाँ पर बोल रही हैं कि सबसे बड़ी लड़की जो है वो मेरी मम्मी थी। ये हमारी ऑथर की मॉम है, वो उनकी मम्मी थी, और वो बोल रहे हैं कि वो 12 साल की थी। कितने? 12 ईयर्स। ठीक है, तो वो 12 साल की थी। तो वो ये बता रहे हैं, वो बोल रही हैं कि ये जो तीनों बच्चे, अब आपको ना उस कार्डबोर्ड की फोटो को देख करके पता चलेगा कि कैसा था, कैसे ये लोग पैडलिंग करने गए थे, और कैसे ये लोग जो दोनों लड़कियां हैं, दोनों कजन्स हैं, ठीक है, ये बीच में मेरी मम्मी खड़ी थी 12 साल की, और सबसे बड़ी इन सब में यही थी, उनका हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं ये लोग। और ये लोग ना किसी की तरफ देख रहे हैं। किसकी तरफ देख रहे हैं? ये लोग देख रहे हैं एक अंकल की तरफ। उन अंकल के हाथ में कैमरा है, वो फोटो क्लिक कर रहे हैं, और इनके चेहरे पर ऐसे उड़ते हुए बाल आ रहे हैं, और उसी बाल से ढके हुए चेहरे से ये लोग मुस्कुरा रहे हैं कैमरे को देख करके, और पता चल रहा है कि ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो यही बता रही हैं, वो कह रही हैं कि अ स्वीट फेस, कि वो प्यारा सा चेहरा मेरी मम्मी का, जो कि मेरा पैदा होने से पहले था। अब यहाँ पर हमारी ऑथर जो है शर्ली टोल्सन, उनकी मम्मी 12 साल की हैं, तो उनकी मम्मी यहाँ पर 12 साल की हैं, तो हमारी ऑथर यानी कि शर्ली टोल्सन तो पैदा नहीं हुई थी। तो वो यही बता रही है कि ये जो प्यारा सा चेहरा है, ये मेरे पैदा होने से पहले का था, जब मेरी मम्मी खुद एक बच्ची थी। और केवल फोटो में ना 3 लोग ही नहीं है, ये 3 लोगों के साथ फोटो में समुद्र भी है, और ये वही समुद्र है जो इतने समय से लेकर के अब तक बहुत ही कम बदला है। इसमें इतना बदलाव नहीं आया समुद्र में, बल्कि ये समुद्र जो है जिनके पैरों को छू रहा है, वो पैर ऐसे हैं जो बहुत तेजी से, बहुत ही ज्यादा तेजी से बदलते जा रहे हैं। अब जैसे एक बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उसके पैर भी चेंज होते हैं, उसका साइज चेंज होता है, शेप थोड़ा बहुत बदलता है। तो वो यही बता रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पर, मतलब आप कि कैसे जो एक चीज है फोटो में, वो एकदम ऐसी की ऐसी है, कांस्टेंट है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। और वहीं पर जो सी है, वो जिन पैरों को, जिन फीट को टच कर रही है, वो कितनी तेजी से बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, और बेसिकली पूरी फोटोग्राफ कैसी है उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। अब वो अगले पैराग्राफ में बोलती हैं कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कि जब ये फोटो क्लिक करी गई थी तो हमारी ऑथर की मम्मी 12 साल की थी। अब 12 साल के 20-30 साल बाद अब कौन पैदा हो चुका है? अब इनकी मम्मी बड़ी हो गई हैं, और अब शर्ली टोल्सन यानी कि ऑथर का भी जन्म हो चुका है। तो वो बोल रहे हैं कि अब 20-30 साल बाद जब हमारी राइटर देखती हैं, शर्ली टोल्सन देखती है अपनी मम्मी को हंसते हुए, तो वो बता रही है कि 20-30 साल बाद ना मेरी मम्मी हंसा करती हैं, उस फोटो को देखकर बड़ा खिलखिला करके खुश होती हैं, और वो अपने कजन्स को बोलती हैं, सी बेटी एंड डॉली, शी'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labor days of loss. तो बोल रहे कि 20-30 साल बाद जब मम्मी बड़ी हो गई हैं और जब मैं भी पैदा हो गई हूँ, तो मेरी मम्मी हंसा करती हैं उसे देख करके, फोटो को बहुत खुश होती है, खिलखिला करके हंसती हैं। और बेटी और डॉली अपनी कजन्स को बताती हैं कि देखना जरा कैसे हमें तैयार करके भेजा जाता था बीच पर, वही प्यारा सा सी हॉलीडे
जो मेरी मम्मी का पास्ट है और मेरे लिए उनकी वो हंसी बीता हुआ कल है। यानी कि वो बता रही है कि देखो कैसे एक टाइम था जब मेरी मम्मी इस फोटो को देख करके अपने पास्ट को याद करती थी, क्योंकि ये जो सी हॉलीडे है जब ये जाया करते थे बचपन, ये इनका बीता हुआ कल है। पर मेरे लिए बीता हुआ कल वो है कि मेरी मम्मी को इस फोटो को देख करके खिलखिलाते हुए हंसते हुए देखना। जब मेरी मम्मी इस फोटो को देख करके खिलखिलाती थी, वो मेरे लिए अब पास्ट है। यानी कि अब वो ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनकी मम्मी की अब डेथ हो चुकी है। वो बोल रहे हैं कि हम दोनों ही, यानी कि मेरी मम्मी और मैं, हम दोनों ही ना बहुत ही मुश्किल से लेकिन आसानी से, अब ये जो वर्ड है लेबर्ड ईज, लेबर्ड का मतलब होता है विद ग्रेट डिफिकल्टी, ईज मतलब वेरी इजीली। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से लेकिन फिर आसानी से अब हमने ना अपने लॉस को, जो हमने खोया है, हमने उसको ओवरकम किया है। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो चेंज इज समथिंग के हम इंसानों को ना चाहे अच्छा लगे या ना लगे, हमें गुजरना पड़ता है उससे। ठीक है, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जब छोटे थे तो अलग टाइम था, अब हम बड़े हो गए हैं, अब अलग टाइम है ना। तो हम लोग को भी पसंद है कि क्लास 10th में हम लोग कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा करते थे, सारे के सारे साथ में बैठते थे, हैंग आउट करते थे, मजे करते थे। लेकिन अब 11th में आ गए हैं तो एक ने साइंस ले लिए, एक ने आर्ट्स ले लिए, एक ने कॉमर्स ले लिया, अब थोड़े अलग अलग हो गए। चेंज आया है ना। अब चेंज जरूरी नहीं है हमें पसंद ही हो, लेकिन हमें उसे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है। चाहे फिर आप मुश्किल से ही आप उसको एक्सेप्ट करो, पर एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अब कल को ये भी होगा कि स्कूल से भी जाना पड़ेगा, कॉलेज स्टार्ट होगा, तो इतने टाइम स्कूल के साथ जो था है ना, बहुत ही मुश्किल होता है, बड़ा इमोशनल भी लगता है, चेंज आता है लाइफ में, लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ता है। तो ये वही बता रहे हैं कि हम दोनों ही जो हैं, हम दोनों किस चीज़ के मारे हैं, हमने बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दिक्कत हुई, लेबर्ड यानी कि बहुत ही मुश्किल हुआ विद ग्रेट डिफिकल्टी, लेकिन करना ही पड़ा। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ जो आसान हो गई ना मुश्किल, वो बहुत ही मुश्किल था इस लॉस को ओवरकम करना, कि जो मैंने खो दिया है, मैंने अपनी माँ की हंसी अब खो दी है, मतलब मम्मी को खो दिया है, और मम्मी के लिए उनका बचपन खो गया था। तो इस चीज़ से हम दोनों बहुत ही मुश्किल से ओवरकम करें, लेकिन समय के साथ फिर धीरे धीरे ओवरकम हमने आसानी से कर लिया। वो ये समझा रही है। और जो लास्ट स्टैंजा है उसमें वो बोलती है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कि अब शी मतलब कि उनकी मम्मी, वो बोल रही हैं कि अब जो मेरी मम्मी है वो उतने ही टाइम हो गया है उनको मरे हुए जितना टाइम उस बच्ची को जीते हुए हुआ था इस फोटो में। यानी कि इनको अब यहाँ पे ये 12 साल की हुई हैं। तो अब वो बता रही है कि अब ये पॉइंट है मेरी जिंदगी में कि अब मेरी मम्मी को मरे हुए 12 साल हो गए हैं, और अब हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को। कई बार होता है हमारे साथ ना कि हमारा मतलब इतना वो दर्द होता है, इतना वो पेन होता है, कुछ हम जब खो देते हैं तो वो इतना ज़्यादा होता है कि हम बयान नहीं कर पाते, हमें शब्द नहीं मिलते बोलने के लिए, समझाने के लिए किसी को कि कैसा महसूस हम कर रहे हैं। तो तब सिर्फ चुप्पी हमारा साथ दे पाती है, कि बस चुप्पी जो है ना वही है कहने को, और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। मैं कैसे बताऊं कि मुझे क्या महसूस हो रहा है या कितना ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है इस बात का। तो वो यही बोल रही है कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है कि बचपन में वो कैसे अपनी मम्मी को देखा करती थी हंसते हुए, अब वो हंसी वो नहीं दोबारा से देख सकती, अब वो हंसी दोबारा से नहीं सुन सकती, अब केवल फोटो को देख करके उनकी यादों में है वो हंसी। और वो बोल रहे हैं शायद मम्मी को भी इतना ही दुख होता होगा जब वो फोटो देख करके अपना बचपन याद करती होंगी। तो इस बारे में बात हो रही है, और ये है वो प्यारी सी ट्रिब्यूट जो शर्ली टोल्सन अपनी मम्मी को देती हैं। सो आई होप कि आपको ये पोएम तो बहुत ही अच्छी लगी होगी, लेकिन इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस जानने हमारे लिए हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है, देखो हमारे पास वॉवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वॉवल्स क्या हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। इन 5 को हटा दिया जाए तो बाकी जो साउंड्स बची वो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, है कि नहीं? तो जब भी किसी एक लाइन के अंदर, एक सिंगल लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो 2 या 2 से ज्यादा बारी, तो एलिट्रेशन होता है। अब देखो मैं आपको पोएम में ही दिखाऊं तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पे एस, साइलेंस, साइलेंस, ये 2 बारी हो रहा है ना, तो 2 या 2 से ज्यादा बारी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, तब हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। यहाँ पर एलिट्रेशन है। अच्छा, पीछे अगर हम जाएं तो हम देखें 20-30 है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर किधर पीछे और पीछे जाकर के देखें हम लोग। सो ये देखो, स्टूड स्टिल टू स्माइल, तो यहाँ पे एस 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 3 बारी रिपीट हो रहा है ना लगातार। सो ये क्या हुआ? ये दोबारा से एलिट्रेशन हुआ। तो इस तरीके से जब एक ही सिंगल लाइन में कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। टेरिबली ट्रांजिएंट,
है ना। साइलेंसेस, साइलेंसेस, स्टूड स्टिल, स्माइल, ये सारे क्या हैं, ये यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हो रहा है। अब इसके साथ आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब है जब दो ऐसे टर्म्स जिनका एकदम टोटली ऑपोजिट मीनिंग है, अगर वो साथ में यूज होते हैं तो हम उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अब यहां पर लेबर्ड और ईज, लेबर्ड का मतलब मैंने बताया था ना विद ग्रेट डिफिकल्टी, और ईज का मतलब कि बहुत ही आराम से। तो ये दोनों शब्दों का साथ में इस्तेमाल हुआ है, हालांकि वो बताना कुछ और ही चाह रहे, बट दो शब्द ऐसे जो ऑपोजिट है साथ में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये ऑक्सीमोरॉन कहलाता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसफर्ड एपिथेट यहां पर यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपने एक वर्ड यूज किया, लेकिन उस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए भी एक और वर्ड यूज किया। देखो, इट इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच एन एडजेक्टिव इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर। अब देखो यहां पर बोला वॉश्ड देयर, कि जो समुद्र था वो ऐसी चीज है जो बिल्कुल नहीं बदलती, जो आज भी वैसी की वैसी बहुत कम बदली है। वो ऐसे पैरों को छू रहा था जो बहुत तेजी से बदल रहे थे। तो यहां पर फीट कैसे थे उनके, कैसे पैर थे, जो तेजी से बदल रहे थे, है ना, जो बदलने वाले थे, चेंज होना। ट्रांजिएंट का मतलब है जो चीज चेंजेबल है, जो चीज चेंज होती है। सो कैसे फीट, चेंजेबल, जो चेंज होंगे, लेकिन कैसे चेंज होंगे, टेरिबली, बहुत ही तेजी से चेंज होंगे। तो यहां पर फीट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एडजेक्टिव यूज किया, लेकिन इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम एक और वर्ड ले आए कि ऐसे वैसे ट्रांजिएंट नहीं, हल्के फुल्के चेंज नहीं, बहुत तेजी से चेंज। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये, इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये, तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर मेजर पोएटिक डिवाइसेस हैं जिसका इस्तेमाल करा है शर्ली टोल्सन ने। और इसी के साथ हम आते हैं हमारी इस वीडियो के अंत में। तो अब ये वीडियो जो है और ये जो चैप्टर है, ये आपको ना एक बारी दोबारा से पढ़ना है खुद से, और केवल इसे रीड नहीं करना है यार, इसे थोड़ा सा फील करना है, क्योंकि लिटरेचर इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस। किसी एक इंसान ने बहुत ही आप कह सकते हो कि फील के साथ, है ना, और बहुत जज्बात जो है वो बहुत से बयां करे हैं लिख लिख करके। अगर वो हमने उस तरीके से नहीं पढ़े, नहीं समझे, तो फिर हमने केवल रीडिंग करी। तो इसलिए इसको थोड़ा सा फील करना है, इसको थोड़ा सा समझना। और मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में, जहां पर हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।